अस्सलाम वालेकुम। बलूचिस्तान के इलाके में दहशतगर्दी के वाक़यात में पाकिस्तानी फ़ौजी जवानों की शहादत बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन इसके पीछे जो ग्रुप है वो एक हमारे लिए परेशानी की खबर होनी चाहिए और हमारा जो डिटर्मिनेशन और रिज़ॉल्व है पहले से ज़्यादा मजबूत और तवाना होकर सामने आना चाहिए। जिस ग्रुप का नाम सामने आया है वो मजीद ब्रिगेड के नाम से मशहूर है और ये वही ग्रुप है जिसने चीनी इंजीनियर्स के ऊपर या कराची स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर हमले के दौरान भी ज़िम्मेदारी कबूल की थी। इसके पीछे मुहरकात क्या हैं, कौन इसके ग्रुप के पीछे है, वो तो तफसीलात सिक्योरिटी के अदारे तहकीकात करेंगे तो सामने आ जाएगी। ISPR ने अपने बयान में कहा है कि अफ़गानिस्तान और इंडिया दोनों के साथ इस ग्रुप के राब्ते थे जो इंटरसेप्ट इन्होंने किए हैं, और उससे तो एक चीज़ वाज़ेह हो जाती है कि पाकिस्तान में मुदाखलत, अदम इस्तेहकाम और बलूचिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम, और इसके अलावा एक ऐसे मौके के ऊपर जब पाकिस्तानी वज़ीर आज़म चाइना के दौरे के ऊपर जा रहे हैं, आज ही पहुँचे हैं, उस मौके के ऊपर उसी रात को ये हमला किया गया। और ग्रुप भी वही है जो पहले भी चाइनीज़ इंजीनियर्स या चाइनीज़ नेशनल्स के ऊपर हमलों में मुलव्वस रहा है। तो हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया भी है और इम्तहान भी है। इम्तहान ये है कि इसके पीछे जो भी ये नासर मुलव्वस हैं उनको छोड़ा ना जाए, उसका सफाया किया जाए, और पाकिस्तानी पार्लियामेंट और पॉलिटिकल लीडरशिप का एक रोल इसमें नज़र आना चाहिए। इसको ओनरशिप लें इस प्रोसेस की, इसको लीड रोल में हमें नज़र आए वज़ीर आज़म और हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन, और इस पूरे प्रोसेस की ओनरशिप लेते हुए बैक करें सिक्योरिटी के अदारों को। FC के हेडक्वार्टर के ऊपर हमला है, फ़ौज के कैप्टन और बाकी लोग अगर शहीद हुए हैं तो हमारे ही बेटे हैं, हमारी इसी कौम से जवान हैं जो वहाँ खिदमत सारे अंजाम दे रहे थे। तो उसके पीछे खड़े हो जाए कि जम के खड़े रहो बेटा, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, इनमें से कोई भी बच के जाए नहीं। तो आइंदा से उन लोगों का रास्ता भी रोकें और उन लोगों ने जिन्होंने जानों की कुर्बानियाँ दी हैं उनको सलाम भी दें। आज जो प्रोग्राम में हमारे साथ शुरका हैं, आपसे तारुफ करवा दूँ, फिर गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। मलिका बुखारी हमें ज्वाइन करेंगी तहरीक इंसाफ से, अताउल्लाह तारुल PMLN से, और जनरल गुलाम मुस्तफ़ा डिफेंस एनालिस्ट हमारे साथ हैं। सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा, आपसे स्टार्ट करना चाहूँगा प्रोग्राम का। ये ग्रुप बलूचिस्तान में जो हमलावर हुआ, ये पहले तो इसके मुताल्लिक बता दें कि ये कौन लोग हो सकते हैं मुमकिना तौर पर, और मुहर्रकात क्या हो सकते हैं। देखिए, मुहर्रकात के बारे में तो जैसा आपने इंट्रो में कहा, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ इससे कि ये गुज़िश्ता तकरीबन 10 दिनों से बलूचिस्तान टारगेट है, निशाने पर है, और कई दहशतगर्दाना हमला हो चुके हैं वहाँ पे। और लास्ट नाइट जो हुआ, ये ऐसे वक्त में हुआ जब प्राइम मिनिस्टर ने आज जाना था बीजिंग, और ऐसी जगह पे हुआ, ऐसे टाइम पे हुआ। जगह वो है जो CPEC की रूह है पाकिस्तान में, बलूचिस्तान, और CPEC वन बेल्ट वन रोड का एक बड़ा कलीदी हिस्सा है इसमें। और ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह तासुर में किया गया था कि शायद पाकिस्तान इस काबिल नहीं है कि वो अपने जो इंटरेस्ट हैं उनको पाकिस्तान के अंदर ही उनकी हिफाजत कर सकता है। और ये उस वजह से जो CPEC के दुश्मन हैं उसके बारे में भी हमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि ये CPEC किन की आंखों में खटकता है। उन्होंने मिलकर जो ये पाकिस्तान पे हमला किया है, पाकिस्तान इसको मेरे ख्याल बहुत अच्छी तरीके से समझता भी है, और पाकिस्तान इसका मुकाबला भी कर रहा है। जहाँ तक ग्रुप्स का ताल्लुक है, ग्रुप्स बहुत सारे हैं, नाम अपने बदलते रहते हैं ये वही लोग, कभी एक ग्रुप के नाम पर, कभी दूसरे ग्रुप के नाम पर स्पॉन्सर्ड हैं ये लोग सारे, और ये सारे वो क्रिमिनल्स हैं जो पाकिस्तान दुश्मन अनासिर हैं। ये लोग, ये वो नाराज बलोच नहीं है, हमें इस बारे में कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। जो नाम सामने आ रहा है अल्लाह बलोच, जिसको पकड़ लिया गया था, बाद में गुडविल जेस्चर के तौर पे उसको रिहा किया गया था, ये जो इत्तलात ये हैं कि वो उसको लीड कर रहा है, और ये ऐसे इलाकों में छुपा हुआ है जो अभी तक ना तो किसी ईरान के कंट्रोल में टोटली हैं, ना ही अफगानिस्तान के हैं, और पाकिस्तान की तरफ से भी दश्त का जो इलाका है ये काफ़ी मुश्किल और दुश्वार गुजार इलाका है। यहाँ पर अभी तक फेंसिंग भी नहीं हुई हुई। ये वो इलाके हैं जहाँ से ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और ऑल इन ऑल मैं ये समझता हूँ कि जो आज ब्रीफिंग के बाद जो चीज़ें सामने आई हैं कि भाई जब ये हो रहा था, और रात को भी जो लोग इसको वॉच कर रहे थे, मैं भी देख रहा था इसको, लग यूँ रहा था कि जैसे बाकायदा कोई इंडियन यहाँ पर मौजूद हैं और वो इसकी लाइव कवरेज कर रहे हैं सारे हमलों की, और जिससे ये कोई शक रह नहीं गया था लास्ट नाइट ही। और आज उसकी तस्दीक भी कर दी है ISPR ने कि कम्युनिकेशन उसको मौजूद था टेररिस्ट के दरमियान, लिंक्स भारत के दरमियान, और वो अनासर जो अभी भी अफगानिस्तान में मौजूद हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं,
जिनको बड़ी मुश्किल से, बड़ी एफर्ट से परवान चढ़ाया गया था वहां पे, वो मौजूद हैं इस वक्त। तो पाकिस्तान इस वक्त चौमुखी लड़ाई लड़ रहा है, पाकिस्तान के अंदर भी, पाकिस्तान के इर्द गिर्द भी। तो जनरल चैलेंजिंग साहब, है। आप इसका ये बताएंगे कि हमारा इस पे, एक तो वो जवानों ने एक कमाल ये किया है कि उन्होंने इनको इंगेज करके उसको कंटेन करने की कोशिश की है कि सिविलियन कैजुअलिटीज़ ना हो जाएं इस मामले के अंदर, उसको भी उन्होंने रोका है, बचाया है। लेकिन एक सवाल अभी सामने है मेरे कि हमें इनका सफाया करना है, कुचलना है, इनको वाइप आउट करना है। उसके लिए क्या होना चाहिए रिस्पॉन्स? देखिए, एक तो विद इन द कंट्री जो हमारी इंटेलिजेंस है, खास तौर पे ऐसे इलाकों में जो दुश्वार गुजार हैं, जहाँ पे पॉपुलेशन सेंटर्स बड़ी दूर हैं, वहाँ पे दुश्मनों के छुपने की जगह मौजूद हैं, इन इलाकों में हमारी सर्वेलेंस और इंटेलिजेंस बढ़ानी पड़ेगी, और इंटेलिजेंस जो राब्ते हैं इनको हमें बेहतर करना पड़ेगा। और फिर दूसरा ये कि पाकिस्तान के बॉर्डर्स के बाहर, जहाँ पे पाकिस्तान को पता है कि कहाँ से ये सब कुछ हो रहा है, पाकिस्तान को अभी रीच आउट करना पड़ेगा। पाकिस्तान के अंदर टोटली जो हम अपने आप को एक दिफाई पोजीशन में आके बैठे हुए हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर बैठ के अपना दिफा कर सकते हैं। आप कहते हैं कि पाकिस्तान के बाहर जहां इनकी पनाहगाहें हैं, पाकिस्तानी सरहदों के बाहर, वहां कोई प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स की जाए? मैं ये समझता हूं कि कम से कम हमारी इंटेलिजेंस वहां पर रीच होनी चाहिए। नंबर 2, अगर करनी पड़ती हैं तो पाकिस्तान को अपने दिफा के लिए जो कुछ भी करना पड़े, मेरा ख्याल है करना चाहिए पाकिस्तान। अगर एक वाक़े के अंदर इतने जवानों की शहादत है तो मेरा ख्याल है कि इसमें अगर वो अफ़गानिस्तान का कोई सरहदी इलाका है जहाँ बैठ के तो पाकिस्तानी इलाकों में ये काम हो रहा है, तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि हमें उस कैंप का, उस पनाहगाह का, जहाँ ये बैठ के पाकिस्तानी इलाकों पे हमलावर होते हैं, उसके ऊपर एक्शन ज़रूर लेना चाहिए। मेरे ख्याल में बारी बारी अपने पॉलिटिकल जो हमारे दोनों साथी हैं, लीडर्स हैं, इनसे भी राय ले लें। अताउल्लाह तारड़, आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया। देखिए, एक तो बड़ा बहादुरी और जुर्रतमंदी का मुजाहरा किया पाक फ़ौज के जवानों ने इन दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए, और बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। एक तो उनकी कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं, और जब भी मुल्क के ऊपर इस तरह के दुश्मन जो है हमला आवर होते हैं तो बड़ी हिम्मत से उनका मुकाबला किया जाता है। एक तो उसको मैं सराहना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जहाँ पे एंटी पाकिस्तान ये एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जहाँ पे ये लोग ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं, जहाँ से इनको फंडिंग आ रही है, जहाँ से इनको असला प्रोवाइड किया जा रहा है, ये बिल्कुल इस पे एक एफ़र्ट होनी चाहिए कि इसको इसके रूट कॉज तक पहुँचा जाए, और इस दहशतगर्दी के मेनेस को जड़ से उखाड़ना चाहिए। कि ये आए रोज़ आप देखिए हर तरह के हमलों में इजाफा हो रहा है। इस्लामाबाद में पुलिस के ऊपर 2 हमले हो चुके हैं। लाहौर के अंदर एक आईईडी इंस्टॉल करके इधर अंदरून शहर लाहौर के अंदर एक हमला हो चुका है, और ये अब बलूचिस्तान के अंदर भी मामला जो है वो शुरू हो गया है। तो ये इसकी तय तक पहुंचना ज़रूरी है कि जिन कैंपों से ये ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं, जहां से असला प्रोवाइड हो रहा है, जहां से फंडिंग हो रही है, और उसको जड़ से उखाड़ने की ज़रूरत है। और इस मामले पे मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिकल भी कोई हमारा इस पे डिफरेंस नहीं है। जब मुल्क खुदादाद की, हमारे प्यारे पाकिस्तान की सालमियत की, इसकी खुद मुख्तारी की और इसकी सिक्योरिटी का मामला आता है, तो हम समझते हैं कि इस पे तमाम सियासी जमातों को भी एक पेज पे होना चाहिए, और हम हैं एक पेज पे। और जिस तरीके से पेज का इशू ही नहीं है। मेरा तो सवाल इस पे उससे बड़ा है कि हमें इस पे तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो ही नहीं ना सकता कि पाकिस्तान का दिफा हो या पाकिस्तान के बेटों का या फौजियों का या सिपाहियों का, उनकी जानों का अगर कुर्बानी हो रही है, शहादत हुई है, तो उसके ऊपर तो दो राय होगी नहीं ना मलिका। लेकिन इसके ऊपर पोलिटिकल ओनरशिप आप लोगों की रहनी चाहिए, आप लोग लीड रोल में नजर आने चाहिए, बैठे हो वहाँ पे कौमी असम्बली में और पार्लियामेंट में, और बैक करें इस पूरे प्रोसेस को कि कैसे अपने डिफेंस को सिक्योर करना है। जी बिल्कुल अदीम साहब, हुकूमत वक्त जो हमारी अस्करी क़यादत है, हमारी फ़ौज के नौजवान हैं, हमारी फ़ौज के जितने भी मेंबर हैं, हर वक्त उनके साथ खड़ी है। पाकिस्तान की हर आवाम, पाकिस्तान की आवाम का हर शहरी, हर फ़र्द अपने अफवाज के साथ खड़ा है। मैं भी पाकिस्तान की अफवाज और उनके जवानों को सलाम पेश करना चाहती हूँ। बहुत ही ज़रूरतमंदाना तरीके से, बहुत ही ज़्यादा बहादुरी से उन्होंने जिस तरह हमारी सालमियत को महफूज किया, जिस तरह इन दहशतगर्दों का मुकाबला किया, आई थिंक किसी कोई नज़ीर नहीं मिलती है। और हमेशा
जब भी पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचाने की कोई भी कोशिश करता है, पाकिस्तान की अफवाज के जवान, पाकिस्तान की अफवाज के जो मेंबर हैं, वो अपने सीने को शहादत के लिए पेश करते हैं, उनको सलाम पेश करना चाहते हैं और सलाम पेश करना चाहते हैं उन माओं को जो अपने बेटों के सीनों को शहादत के लिए पेश करती हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए। और पाकिस्तान का हर शहरी, हमारी हुकूमत का हर मेंबरान पार्लियामेंट, किसी भी ख्वाह किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो, आई थिंक आपने सही कहा, हम सब एक पेज के ऊपर हैं। पाकिस्तान के दिफा के लिए यकसबान होकर, यकसा होकर हम हमेशा बात करते हैं, इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं है। और ऑफ कोर्स मेंबरान पार्लियामेंट को, पार्लियामान को और हुकूमत वक्त को एक कलीदी किरदार अदा करना है, अदा कर भी रहे हैं। बहुत सारी ऐसी मीटिंग्स होती हैं जो ऑफ कोर्स मंजर आम पर नहीं आती हैं, डिस्कस नहीं होती हैं, वज़ीर आज़म मुलाकात करते हैं, हर चीज़ से आगाह हैं और बहुत सारी कोशिशें हो रही हैं कि जो भी मुल्क दुश्मन अनासिर हैं उनके ख़िलाफ़ इक़दाम उठाए जाएँ, पाकिस्तान को महफूज किया जाए और जो भी मावनत चाहिए हमारे अस्करी इदारों को, हम उनको मावनत फ़राहम करें और पाकिस्तान को हम सब मिलकर महफूज करें। सही। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा, जो एक चैलेंज आया है वो तालिबान के टेक ओवर के बाद आया। तालिबान के टेक ओवर के बाद टीटीपी जो है वो भी मजबूत हो गई है और बहुत सारे हमलों के पीछे जो सारे सीधे सिरे हैं वो टीटीपी से जा मिलते हैं। अब इस तरफ बलोच ग्रुप भी साथ मिल गए हैं, उसमें BLA या कोई और दहशतगर्द ग्रुप हो। बहरहाल इस वक्त बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे हैं जो पाकिस्तानी इलाकों के ऊपर आकर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस नज़र आते हैं, अफ़गान सॉइल को यूज़ करते हुए। तो अब हमारे पास दो इम्तहान है, एक तो आपने दुरुस्त कहा कि इंटरनल सिक्योरिटी और दूसरा बाहर वाली है। अफ़गानिस्तान वाले मामले को कैसे टैकल किया जाए? देखिए, अभी चंद ही दिन हुए हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वो वहां से वापस आए हैं और वापस आके जिन्होंने बात की थी कि हमने अफगानिस्तान को बता दिया है कि अगर ये काम जारी रहा तो फिर पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगी, पाकिस्तान विल हैव टू कैरी आउट सम सर्जिकल स्ट्राइक्स। तालिबान भी इस बात से बड़े अच्छी तरीके से समझते हैं इस चीज को। जो चीज समझने की ये है कि तालिबान पूरे अफगानिस्तान पर आपको काबिल नजर तो आते हैं लेकिन कंट्रोल उनका उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से होना चाहिए किसी भी हुकूमत का। नंबर 2, जो अमेरिकन अफवाज तो वहां से निकल गई हैं और भारत के शायद आपको ज्यादा नकूश में नजर नहीं आ रहे, लेकिन इन्होंने जो गुज़श्ता 20 साल में इन्वेस्टमेंट की है वहां पे काफी सारे लोगों पर, वो वहां पर अभी मौजूद हैं और जो तालिबान मुखालिफ अनासिर हैं वो भी मौजूद हैं वहां पर। तो इन सब की कोशिश तो ये है कि तालिबान के जो नंबर 1 हुकूमत सेटल ना हो, नंबर 2 पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात में अगर बेहतरी की कोई सूरत है उसको भी ख़त्म किया जाए। बहरहाल ये एक सूरत हाल है, पाकिस्तान के लिए चैलेंज है, फॉरेन पॉलिसी का भी है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी का भी है और पाकिस्तान को तालिबान के साथ आपने सर्जिकल स्ट्राइक्स का जिक्र किया कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने उनको वाजे कर दिया, तो क्या अब हमारा रिस्पांस सर्जिकल स्ट्राइक्स होगा क्योंकि ये बहुत बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या हुआ? मेरा ख्याल होना चाहिए क्योंकि इसमें तो कोई शक नहीं है। जब ये रात को और आज सुबह जब कंफर्म भी हो गया कि अफगानिस्तान के अंदर से इनके हैंडलर्स इनको डायरेक्ट कर रहे थे, तो फिर तो पाकिस्तान के पास देखिए, अगर पाकिस्तान अगर अब भी खामोश रहेगा, अब भी पाकिस्तान अगर एक्शन नहीं लेगा तो ये चीज तो बढ़ रही है, कम तो नहीं हो रही। गुज़श्ता 10-12 दिनों से देख रहे हैं कि जिस अभी तारक साहब भी फरमा रहे थे, बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि इस्लामाबाद टारगेट है, लाहौर के अंदर उन्होंने शहर में टारगेट किया गया, बलूचिस्तान में इतने ज्यादा हमले हो रहे हैं। तो पाकिस्तान को अगर पाकिस्तान एक्शन नहीं लेगा तो आप उनको इनकरेज कर रहे हैं दुश्मनों को। और यहाँ पर हमारे जो सिविलियन हमारे भाई शहीद हुए हैं, हमारे जो पुलिस वाले जो है उन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी दी है। तमाम जो पाकिस्तानी कुर्बानी दी है उनको हम रायगान नहीं जाने दे सकते, क्योंकि अगर भी हम किसी तरीके से कोई सुस्ती दिखाई या कहीं भी हम अगर पीछे हटे तो ये फिर दहशतगर्दों को इनकरेज करने के मुतरादिफ होगा। पाकिस्तान के पास ये ऑप्शन जो है वो बड़ी लिमिटेड थी और ये टाइम भी बड़ा लिमिटेड था, लेकिन अब पाकिस्तान को मेरा ख्याल है फ्रंट फुट पे आके अग्रेसिव होना पड़ेगा पाकिस्तान को इसमें। सर्जिकल स्ट्राइक्स बहरहाल एक डिफिकल्ट डिसीजन होता है। तारड़ साहब जी सही बात है आपकी। एक दो आप खबरें देखें तो उससे लगता यह है कि बड़े तरीके के साथ उन्होंने हमें हिट करने की कोशिश करते हैं। चाइना का विजिट है तो उन्होंने अटैक कर दिया, PSL शुरू होने लगा था तो उस दिन अटैक हो गया। कभी आपको बड़े शहरों के अंदर दहशतगर्दी नज़र आती है, कहीं CPEC के रूट के ऊपर नज़र आती है।
जनरल गुलाम मुस्तफा कह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक्स का टाइम है, अब आप और टॉलरेट नहीं कर सकते। क्या हमारा ये रिस्पॉन्स होना चाहिए? देखिए, ये तो इस पे बड़ी बारीक बीनी के साथ, ये बड़ा सेंसिटिव मैटर है और इस पे इसकी रिप्रकशंस देखते हुए इस पे फैसला ज़रूर होना चाहिए। मगर मैं इससे आगे की बात करूँगा कि एक नेशनल एक्शन प्लान था नदीम मलिक साहब, और हमारी सिविल क़यादत, अस्करी क़यादत, तमाम स्टेक होल्डर बैठते थे और नेशनल एक्शन प्लान का रिव्यू होता था कि चलें जहाँ से भी फ़ंड हो रहा है, जहाँ से भी ट्रेनिंग आ रही है, जहाँ से भी असला आ रहा है, बट मकामी तौर पे उसको काउंटर करने के लिए बाकायदा ऑपरेशंस लॉन्च किए जाते थे। तो अब पिछले तकरीबन 1 साल से अफसोस से कहना पड़ता है कि नेशनल एक्शन प्लान की ना तो इधर पंजाब में मैं देखता हूँ वज़ीर आला ने मीटिंग ली है, पिछले 7 माह में 1 मीटिंग, और वो भी कोरोना के हवाले से थी। और वज़ीर आज़म ने भी नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से कोई खातिर खा इसमें मुझे नज़र नहीं आई कि उन्होंने कोई मीटिंग ली हो या इस पर कोई तशवीश का इजहार किया हो। देखिए, जब ऑपरेशन ज़रबे अज़ब और रद्दुल फसाद लॉन्च किया गया, उसके साथ साथ नेशनल एक्शन प्लान चल रहा था और नेशनल एक्शन प्लान के कुछ SOPs तय किए गए थे। तो वो मेरा ख्याल है उसको दोबारा से रिवाइव करने की ज़रूरत है और इसको संजीदगी से लिया जाए। हम अपना हाउस इन ऑर्डर करें। सर्जिकल स्ट्राइक्स का मामला जब मामला आएगा देखी जाएगी, मगर जो शर पसंद अनासर पाकिस्तान की हदूद के अंदर, सरहदों के इस पार यानी अंदर मौजूद हैं, उनको तो कम अज़ कम एलिमिनेट करने में, मैं एलिमिनेट लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, तमाम वसाइल को बुरुएकार लाना चाहिए। और बाकायदा देखिए, एक और इशू ये है कि जब ये नेशनल एक्शन प्लान आया था, अक्रॉस द बोर्ड इम्प्लीमेंटेशन हुई, और मैं स्पेशली जिक्र करना चाहूँगा इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का, और मैं तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा, उन्होंने बड़ा ताउन किया। आपको याद है कि लाउड स्पीकर पे वॉल चॉकिंग के ऊपर बैन किया गया, बहुत सारे इक़दाम उठाए गए, कानून साजी की गई, मगर अब दोबारा से फ़िरका वारियत भी सर उठा रही है और आए रोज़ ये दहशत गर्दी के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। तो मेरी इस्तदा होगी आपके शो के तवस्सुत से कि नेशनल एक्शन प्लान की जिस तरह इम्प्लीमेंटेशन माजी में की गई और दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ा गया, इसको दोबारा से एक्टिवली परसू करने की ज़रूरत है और तवातर के साथ मीटिंग्स होनी चाहिए, तब जाके ये मामला हल होगा। हम अपना हाउस इन ऑर्डर करें, बाकी हम वजन है सर्जिकल स्ट्राइक बाहर से भी कोई हमलावर आता है तो लोकल उसके सहूलतकार यहाँ मौजूद हैं और सेक्टेरियन आउटफिट्स, उनको तो सर उठाने का मौका नहीं मिलना चाहिए। ये हमारा कौमी मुफाद इसके अंदर है कि फ़िरकों में ना बटें, ऐसा फसाद ना बर्पा हो जाए कि मुल्क संभालना मुश्किल हो जाए। तो इसके ऊपर तो नरमी होनी नहीं चाहिए। नज़रअंदाज हमने किया तो गलती की, कोताही की, अब एड्रेस करें इसको। नदीम साहब, बिल्कुल देखिए, हुकूमत वक्त अपनी अस्करी इदारों के साथ मिलकर, अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के साथ मिलकर मुतहरिक है मुकम्मल तौर पर किसी भी किस्म के पाकिस्तान के ऊपर अटैक या किसी किस्म की दहशत गर्दी की जो अमल है या उसके ऊपर आने से हम उसको रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऑफ कोर्स नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग है उसकी वज़ीर आज़म खुद सरबराही करते हैं। 12 मीटिंग्स होती हैं जिसके अंदर बड़े सेंसिटिव इशूज़ डिस्कस होते हैं। उसके अंदर ऑफ कोर्स जो चीज़ें सामने आती हैं वो हर वक्त तो टेलीविज़न टॉक शोज़ पर उसकी बात नहीं हो सकती, लेकिन एक पूरा प्लान है, एक पूरी डिस्कशन है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन है, इंटेलिजेंस शेयरिंग है। हमने हालिया यूनाइटेड नेशंस को एक डॉसियर दिया था पूरा। वज़ारत ख़ारजा ने, वज़ीर इंसानी हकूक़ ने, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, तीनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसके अंदर एक डॉसियर पेश किया गया था कि इंडिया किस तरह मुतहरिक है पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी फैलाने में। तो हम इन चीज़ों से बावर हैं, इससे आगाह हैं और ऑफ कोर्स हुकूमत वक्त हर वो इकदाम उठा रहे हैं जिससे पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान की आवाम महफूज रहेंगे। और ऑफ कोर्स इंटेलिजेंस का जो अंसर है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, जैसे जनरल साहब ने भी बात की, और जो भी कोशिशें करनी है, जो भी इकदाम उठाने उनको हम उठा रहे हैं। और हर ऑफ कोर्स बहैसियत एक हुकूमत हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान का हर शहरी महफूज रहे, पाकिस्तान के ऊपर कोई भी किसी किस्म का अटैक ना आए। और जो भी आउटफिट्स इमर्ज कर रहे हैं, जो भी अनासर ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उससे कम्प्लीटली तौर पर आगाह है, उसका तदारुक भी कर रहे हैं। तो ये कहना कि कोई मीटिंग नहीं होती और ये कहना कि हम कोई इकदाम नहीं उठा रहे और जिस तरह से चीज़ें थी वैसे नहीं हो रही, देखिए दहशतगर्दी जिस तरह पहले थी वैसे नहीं है। उसके अटैक्स अगर 4000 थे, मैं डेटा देख रही थी, अब वो अटैक शायद 200 के ऊपर आ गए। मलिका, आप इसको अंडरएस्टिमेट कर रही हैं। कमी आई है, रिसेंट मंथ में इसमें सर्ज आया है, टेररिज्म में सर्ज आया है। आप इसको अंडरएस्टिमेट मत करिए। एक सूरत हाल थी जिससे हम निकले हैं और एक मुश्किल अब दोबारा उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, घिर रहे हैं। उसके अंदर एक ब्रेक करीब आ रही है, ब्रेक ले लें, एक से वापसी पे इसके ऊपर और बात करते हैं। हमारे साथ रहिएगा।
प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा, जो पॉलिटिकल ओनरशिप है उसका कितना अहम रोल होगा जब आपको इंश्योर करना हो कि किसी मुल्क के कोने गोशे के अंदर कोई ऐसी तंजीम, कोई ऐसा ग्रोह ना रह जाए जो दहशतगर्दी या इंतहापसंदी के वाक़यात के अंदर मुलव्वस है? देखिए, जो पाकिस्तान को दहशतगर्दी की जंग में कामयाबियां हुई हैं, उसकी जो बहुत बड़ी वजह थी, फौज पाकिस्तान तो एक हथियार है, एक तलवार की तरह अपनी कौम के हाथ में। कौम मुत्तहिद थी, पॉलिटिकल लीडरशिप यकसू थी, फोकस थी, और पॉलिटिकल लीडरशिप में ओनरली। आप स्वात ऑपरेशन से देख आपने लीजिए, ठीक का सीगा क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? अब आपको कोई उसमें लगता है कि कोई कमी पेशी होगी? मैं जो आप करने, मैं तारीख की बात कर रहा हूँ, मैं तारीख की बात कर रहा हूँ। उस वक्त क्रॉस द स्पेक्ट्रम तमाम जो हमारे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स थे, उनकी तरफ से ये बड़े वाज़ेह पैगाम था अपने अफवाज के लिए, और अफवाज को फिर बड़ा क्लैरिटी थी कि चूंकि पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप और उनके जरिए पाकिस्तान की अवाम उनके साथ खड़ी हैं, तो आपने देखा कि पाकिस्तान ने किसी किसी कामयाबी हासिल की। अब भी पाकिस्तान की अफवाज को कोई शक नहीं है, पाकिस्तान की अफवाज की मेन स्ट्रेंथ उनके हाथ में पकड़ी बंदूक नहीं है। उनकी मेन स्ट्रेंथ ये है कि पाकिस्तान की कौम उनके किस तरीके से उनको बैक कर रही है। अब भी दोबारा मेरा ख्याल है, इसको अगर दोबारा ये वाज़ेह कर दिया जाए तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। अभी मुझे कोई शक नहीं है कि भी हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, ये जब पाकिस्तान की कौमी सलामती की बात होती है या पाकिस्तान की वफादात की बात होती है, तो उसमें ये यकसुई है इनमें। और हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप की ये काबिलियत भी है कि ये कंसेंसस डेवलप कर सकते हैं गिवन एन इशू। तो अब भी ये मौका है कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है, ये अपने जितने भी सियासी, जो भी हमारी पॉलिटिकल लीडर, इनको साथ मिलाकर ये पूरी कौम को ही पैगाम होना चाहिए, और ताकि पूरी कौम में इस वक्त आपको मुख्तलिफ तबकात में तकसीम नजर आती है, ये नहीं भूलना चाहिए। वो चाहे सियासी लेवल पर हो, बिल्कुल सही, चाहे वो आपके सेक्टरी लेवल पर हो। माजी करीब की मिसालें हमारे पास सक्सेस स्टोरीज हैं, वो ज़रब अज़ब है, फिर कराची का ऑपरेशन है जो बहुत ही मुश्किल ऑपरेशन था, और फिर रद्दुल फिसाद है। इसको सक्सेस इसलिए मिली कि पूरी कौम, पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप, पार्लियामेंट, हमारा वो नेशनल एक्शन प्लान की मंजूरी का अमल, वो पार्टी लाइन से बालातर होकर पाकिस्तान के मफाद में सब ने बैक किया था कि हमने ये काम करना है। तो एक रोल है यहाँ पर अताउल्लाह तारड़ साहब, आपकी जमात का भी और हुक्मरान जमात का भी, एक ज़बान बोलना चाहिए और पूरी कुव्वत के साथ बैक करना चाहिए कि पाकिस्तानी सरजमीन से इन अनासर का सफाया किया जाए। क्या एक होना नहीं चाहिए नेशनल एक्शन प्लान की कोई रिव्यू मीटिंग हो जाए जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी बैठे हों, लीडर ऑफ द अपोजिशन भी बैठे हों और आर्मी चीफ भी बैठे हों? देखिए, मैंने इसीलिए नेशनल एक्शन प्लान का जिक्र किया, और मेरा मकसद कतन यह नहीं था कि मैं कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करूं, मगर आप अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स उठा के देखें तो नेशनल एक्शन प्लान की कोई मीटिंग पिछले 1 साल में नहीं की गई, और नेशनल एक्शन प्लान में बाकायदा ग्रास रूट लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे चीज़ें तय की जाती थीं। और कराची ऑपरेशन का आपने जिक्र किया, आप देख लें कि उसको पॉलिटिकल ओनरशिप दी गई, उसको पॉलिटिकल विल उसमें नज़र आई। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के आप कराची के विजिट उठा के देख लें, यानी ये नहीं देखा गया कि चीफ मिनिस्टर सिंध जो है वो पीपल्स पार्टी का है, वो भी साथ बैठा है। ये नहीं देखा गया कि कोर कमांडर कराची कौन है या डीजी रेंजर्स सिंध कौन है। आपको तमाम स्टेक होल्डर, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर एफिलिएशंस, इरिस्पेक्टिव कि वो किस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, तमाम लोग एक मेज़ पर नज़र आए और वज़ीर आज़म ख़ुद रिव्यू लेते रहे, और उनकी इतनी तवातर के साथ कराची के विजिट्स होते थे कि वो उसको पॉलिटिकल ओनरशिप मिली, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे बाकायदा रिव्यू होता था कि नेशनल एक्शन प्लान का जो अमल दरामद है, क्या वो सुस्तरवी का शिकार है, क्या मजीद तेजी लाने की जरूरत है। सर, वो और आपने देखा कि अल्लाह ताला के फजल स्टोरी में बड़ा रोल था एपेक्स कमेटीज जो बनाई गई थी सूबाई सतह पर, जहां गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर भी जाते थे। कराची में ऑपरेशन की बात होती थी तो वो डीजी रेंजर्स का बड़ा क्लीदी किरदार था, क्योंकि ऑपरेशन को लीड वो कर रहे थे ग्राउंड पे। लेकिन एक प्रोसेस है जो आपको सेंटर में बैठ के नेशनल एक्शन प्लान फेज 2 की शक्ल में देना चाहिए। वो वहाँ पर रोल प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ द अपोजिशन और आर्मी चीफ तीनों को इकट्ठा बैठ के वो देना चाहिए कि बैठे और जम के बोलें कि नहीं छोड़ेंगे किसी को, जो भी पाकिस्तान के अंदर खूनरेजी में मुलव्वस होगा उसका सफाया करेंगे। देखिए, लास्ट जो इन कैमरा ब्रीफिंग हुई हम तो उसमें भी गए थे, वज़ीर आज़म गालिबन उनकी कोई मसरूफियत थी, वो मौजूद नहीं थे, हम तो उधर भी मौजूद थे और हम अभी भी तैयार हैं जब मुल्की सालमियत की बात आती है। देखिए, हमने बड़ा कंट्रीब्यूट किया है ये इवन एपेक्स कमेटीज़ के हवाले से। पंजाब में शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे, और वो मुझे याद है एपेक्स कमेटी की मीटिंग बाकायदा तैयारी के साथ होती थी,
नेशनल एक्शन प्लान की सॉरी मीटिंग अपनी जगह पे, एपेक्स कमेटी बड़ा सीरियसली तमाम मामलात को रिव्यू करती थी। और देखिए जो दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हो रहा है, छोटी छोटी चीज़ें जो होने वाली हैं। अब लाहौर शहर में एक वाक़या हुआ, आईडी इंस्टॉल की गई एक बहुत गुंजान आबाद इलाके में, हमारे आधे से ज़्यादा सेफ सिटी कैमरास ख़राब पड़े हैं। और देखिए मैं अब उस्मान बुज़दार साहब की जो भी क्रेडेंशियल्स हों, जो भी मामलात हों, आपको इन मामलात को डील करने के लिए कोई काबिल शख्स चाहिए होगा जो लीड करे। आप सूबों को अगर रिमोट कंट्रोल से वफाक के ज़रिए चलाएंगे तो आई एम सॉरी ये मामला चल नहीं सकेगा। आपको एम्पावर्ड मलिका की तरफ दोबारा आते हैं। मलिका, यहाँ एक सेंटर का तगड़ा रोल चाहिए बैक करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को, तगड़ा रोल चाहिए पॉलिटिकल ओनरशिप के लिए। नदीम साहब देखिए बहुत ही अहम रोल है। वज़ीर आज़म ने रिसेंटली ख़ुद, आई थिंक वो ख़बर इनकी नज़र से गुजरी नहीं आता तारड़ साहब की, वज़ीर आज़म ने ख़ुद हालिया एपिक्स बॉडी की जो मीटिंग है नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर उसको चेयर किया था। वो ख़बर शाया भी हुई थी। उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के मिनिस्टर्स, इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ, आर्मी चीफ खुद शामिल थे और उसको एक सेंटर के ऊपर रिव्यू किया गया था और बहुत सारी डायरेक्शंस इशू की गई थी कि शॉर्ट टर्म उसके जो गोल्स हैं और उसकी जो हिकमत अमली है लॉन्ग टर्म, उसको कैसे हमने मुकम्मल करना है। तो ये कहना कि नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर कोई मीटिंग नहीं हो रही या उसका हम तदारुक नहीं कर रहे, हम उसके एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट करने की, अमल दरामद कराने की कोशिश नहीं कर रहे, आई थिंक ये गलत बयानी हो रही है आपके टॉक शो पर। जहाँ तक बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की हिकमत अमली की, देखें हमने इनको एक इन कैमरा ब्रीफिंग के ऊपर बुलाया। हम भी इस इशू को पोलिटिसाइज नहीं करना चाहते बिकॉज पाकिस्तान की सालमियत को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अपनी जो इंटरेस्ट है, अपने सियासी इंटरेस्ट, उसके ऊपर फौकियत हासिल होनी चाहिए, उसको सरे फहरिस्त होना चाहिए, उसको सफ़े अव्वल में होना चाहिए। और हम इनकी नीयत के ऊपर शक नहीं करते। हम कहते हैं कि आप भी पाकिस्तान की सालमियत के लिए उसी तरह खड़े हैं जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर मेंबर है। आप भी पाकिस्तानी हैं और हम भी पाकिस्तानी हैं, लेकिन आपने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की इन कैमरा ब्रीफिंग जो 6 दिसंबर को होनी थी उसका बॉयकॉट किया। हमने उसके अंदर पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को पेश किया। उसके अंदर आपको बताना था कि मलिका, लेकिन आप लोग उसके ऊपर दोनों जमातें बजाय सियासत खेलने के प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बैठे, जिनका रोल है बाकी सियासत अपनी बाद में करें। नेशनल सिक्योरिटी मैटर्स के ऊपर ये सियासत नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर बैठेंगे या नहीं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बैठेंगे कि नहीं, दोनों को वहाँ बैठा होना चाहिए। नदीम साहब देखिए बिल्कुल बैठना चाहिए, लेकिन हमने एक पेशकश की थी, एक इन कैमरा ब्रीफिंग की पेशकश की थी, एक अहम पॉलिसी पाकिस्तान की तारीख में अहम पॉलिसी का हम अजरा कर रहे थे। तो क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर उस पॉलिसी को पेश कर रहे थे तो इन्होंने उसका बॉयकॉट क्यों किया? आपके ख्याल में मोईद यूसुफ की बात सुनने के लिए अपोजिशन वहां लाइन में बैठेगी या प्राइम मिनिस्टर की बात सुनने के लिए लाइन में बैठेगी? नदीम साहब लेकिन वो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई थी डॉक्टर मोईद यूसुफ और उनके इदारे ने। जब पेशकश की तो अपोजिशन के मोहतरम रहनुमा, जिनका हम बहुत एहतराम करते हैं, वो पाकिस्तान की सालमियत के इशू के ऊपर पेश नहीं हुए। हम फिर कह रहे हैं कि पोलिटिसाइज नहीं करना चाहते, हम आपके साथ हर इशू के ऊपर बैठना चाहते हैं, हम आपके साथ पाकिस्तान के दिफा और सालमियत के ऊपर बात करना चाहते हैं। आप एक कदम बढ़ाएंगे, हम आपसे वहाँ मिलेंगे, लेकिन आपने बॉयकॉट करके पाकिस्तान की आवाम को अच्छा मैसेज नहीं दिया। अब भी वक्त है अपने सियासी इंटरेस्ट। मलिका, ये वैसे कमजोर सियासत की निशानी है जो इजहार हो रहा है यहाँ से इस प्रोग्राम में। आप दोनों जमातों की जिम्मेदारी इस वक्त यह है कि इस मसले के ऊपर अपनी जो भी आपकी चपकलश है, जो भी आपकी रंजिश है, वो साइड पे पड़ी हो। इमरान खान भी वहाँ बैठे हो, बाकी जो अपोजिशन के लीडर्स हैं, पीपल्स पार्टी की टॉप टियर, PMLN की टॉप टियर, किसी और पार्लियामेंट्री पार्टी की टॉप टियर, उस मीटिंग के अंदर हो और वहाँ आर्मी चीफ साथ बैठे हैं और वहाँ उस प्लान का फेज़ 2 जो है उसको इंडोर्स करें। आप वहाँ बड़ा छोटा नहीं है कि मैं बड़ा हूँ और ये चोर डाकू हैं, वहाँ ये बात नहीं हो सकती। पहले पाकिस्तान का मसला हल करें, बाकी सियासत अपनी बाद में करें। आई एग्री नदीम साहब, बिल्कुल। देखिए हम तो कह रहे हैं कि हम हुकूमत वक्त हैं, हम पेशकश करें कि आप आइए हमारे साथ बैठिए, लेकिन ये भी एक टेबल के ऊपर बैठने के लिए तैयार नहीं है। इनके इख्तलाफात हैं, इनके बहुत सारे इशूज़ हैं। अभी अता तारा साहब हमारे भाई हैं, इन्होंने कह दिया कि सेफ सिटी के आधे कैमराज नहीं चल रहे। आपने किस बुनियाद के ऊपर ये कह दिया है? सेफ सिटी बेहतरीन तरीके से अपना काम कर रहे हैं, शहर को और सूबे को महफूज रख रहे हैं। आपका ये कहना एक रोल था जो वैसे तो वो मैं उसको अप्रिशिएट कम करता हूँ, इसलिए उनके पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं खुद इनको जिम्मेदारी दिखानी चाहिए, लोगों ने इनको मुंतखब किया। लेकिन एक रोल था जो जनरल राहील शरीफ ने APS अटैक के बाद किया था, वो ये था कि इनको इकट्ठा बिठाया था नेशनल एक्शन प्लान के लिए। बैठे नहीं तो उस वक्त भी इमरान खान तो धरने में बैठे हुए थे, तो इनको उठाया गया था, फिर नेशनल एक्शन प्लान बना।
इन्होंने बैक किया और वो सक्सेसफुली पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा भी हुआ। अब दोबारा चैलेंज है, पाकिस्तान की सरहदों के अंदर भी है इस दफ़ा और सरहदों के बाहर भी है। दो तरफा आपको चैलेंजेस को डील करना है, तो आपको कोई एक सेंट्रल ऐसा पिलर दोबारा खड़ा करना पड़ेगा जो उस पूरे प्रोसेस को बैक कर सके। देखिए, अगर तो हमारी नेशनल लीडरशिप जो है पाकिस्तान की वो ये किरदार अदा करे तो सबसे बेहतर यही है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान लीड लें इसके, और इसमें कोई शर्म होने की जरूरत नहीं है। सियासत बाद में होती रहेगी, सब कुछ चलता रहेगा, पाकिस्तान अल्लाह करेगा इंशाल्लाह क़यामत कायम रहेगा और यहाँ सियासत यूं चलती रहेगी, पार्टियां भी कायम रहेंगी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर का रोल लें तो सबसे बेहतर तो ये होगा। लेकिन अगर कोई वजूहत ऐसी हैं जिसकी वजह से नहीं हो सकता तो फिर किसी ना किसी को तो सामने आना पड़ेगा। और इस वक्त अगर वफाद पाकिस्तान को ये रोल अदा करना पड़े जिसे जनरल शरीफ ने किया था, उसमें भी कोई मजाक नहीं है, क्योंकि मामला पाकिस्तान की सलामती का है। यहाँ पर यह नहीं कि किसी कौन सी जिम्मेदारी किसकी है, क्योंकि उस वक्त भी कौम ने पूर्ण ये तस्लीम किया, कौम ने अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को भी अप्रिशिएट किया। तो अब भी मैं समझता हूँ कि वक्त है और प्राइम मिनिस्टर साहब को लीड लेनी चाहिए, क्योंकि ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान। अल्टीमेटली द बक विल स्टॉप एट हिम। और खुदा ना खास्ता पाकिस्तान को फायदा हो, नुकसान होता है कोई, तो लोग उनसे पूछेंगे, जवाब दे उनको होना पड़ेगा। कल को इलेक्शन में जाकर उन्हें जवाब देना है इस चीज का। लेकिन अगर वो किसी वजह से कोई मसाइल ऐसे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि भाई चीफ आर्मी स्टाफ को हेजिटेट करना चाहिए, आना चाहिए उनको सामने, क्योंकि मामला संगीन है। इसलिए नहीं कि भाई अभी पिछले तो ये दहशतगर्दी के हमले की वजह से मैं कह रहा हूँ, ओवरऑल जो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात हैं या बैरूनी हालात हैं, जो दहशतगर्दी है, जो चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के इस वक्त, उसमें नेशनल एक्शन प्लान को एज ए होल रिव्यू करके अगर उसको इम्प्रूव करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, क्यों प्रायोरिटीज आगे पीछे करनी पड़ती हैं, तो करें उसको। वो एग्रीड ऑन डॉक्यूमेंट है, उसको आगे पीछे करें। और ये नई लीडरशिप जो बैठी है हमारी, इसको आगे पीछे करके सीधा करें और चलें आगे। पाकिस्तान को खुदा के लिए इन चैलेंजेस से बाहर निकालने के लिए पूरी कौम को हमने वी हैव टू पुट, और हम सबको ये एफर्ट करनी है। इसमें तो मुझे कोई ऐसी चीज मजाक नजर नहीं आता कि हमें कहीं पीछे हटने की जरूरत है। जो भी इसमें किरदार अदा कर सकता है करना चाहिए, और अगर प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी ले लें तो सबसे अच्छा तो यही होगा मेरे ख्याल में। बिल्कुल सही है। हमारे साथ जलाल नूरजई हैं। आप बताइएगा, ये जो गुज़श्ता रोज़ के वाक़यात हैं, ये FC हेडक्वार्टर के ऊपर हमला हुआ, हमने खबरें पढ़ी हैं जिसमें ये बताया गया कि उसके करीब तरीन हॉस्पिटल भी है, DC ऑफिस भी है और चीज़ें भी हैं। कुछ आप वजाहत करेंगे क्या हुआ और कौन था इसके पीछे? जगह के हवाले से पहले बता दें। जी बिल्कुल नदीम साहब, ऐसी ही सूरत हाल वहाँ जिला पंजगुर के अंदर भी है कि जहाँ पे FC ऑफिस या उनका हेडक्वार्टर वो आबादी के अंदर मौजूद है। आसपास हॉस्पिटल है, DC ऑफिस है, AC ऑफिस है और मुख्तलिफ दफातर जैसे नोशकी में है। तो अब ये सूरत हाल यकीनन ये लम्हे फिक्रिया है कि जब अफगानिस्तान के अंदर एक तब्दीली आ चुकी है अगस्त 15 के बाद से, और उसके बाद भी बलूचिस्तान में या इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा और सरहदी इलाकों में इस तरह इस नौयत के हालात और वाक़यात वो तमे नहीं है। तो इसकी अव्वल तो ज़रूरत इसकी ये है कि इस पे एक सियासी अमल का आगाज किया जाए, जिसकी यहाँ पे फुकदान है। इस तरह की कोई मोमेंट, कोई हरकत और अमल जलाल, इसके पीछे जो ग्रुप है वो ग्रुप कौन सा है? इसके पीछे कौन है? ग्रुप देखिए नदीम साहब, ये हेरब्यार मरी, नवाबजादा हेरब्यार मरी की BLA से अलग एक दड़ा हुआ था, जो उसके क़यादत में असलम अचू की क़यादत में। और असलम अचू खुद भी चंद साल पहले वो अफगानिस्तान में कंदहार में एनोमेन के इलाके में एक बम धमाके में दूसरे कमांडरों के साथ वो जाबाक हो गए हैं, हलाक हुए हैं। और ये फिर बशीर ज़ैब, असलम अचू के बाद बशीर ज़ैब ने, जो कि एक मुख्तलिफ सियासी ओहदों पे भी रहे हैं या कोयटा में, बलूचिस्तान में, फिर इसकी क़यादत उन्होंने ही संभाली। और बशीर ज़ैब किस सियासी ओहदे पर रहा, कब रहा, थोड़ा सा बताएंगे आप? जी, ये बशीर ज़ैब किस सियासी ओहदे पर था और कब था? जी, ये इनका ताल्लुक बलोच सिटीजन ऑर्गेनाइजेशन के मुख्तलिफ दड़ों से इनका रहा है। अच्छा। और फिर ये सख्तगीर सोच के हामिल थे, और फिर ये हेरब्यार मरी की कालादम BLA के साथ थे। फिर वहाँ उनके अपने अंदर भी कुछ इख्तलाफात हो गए, तो असलम अचू ने एक अलग दड़ा कायम कर दिया। अब इनकी बेस कहाँ पर है? अफगानिस्तान में है या पाकिस्तानी कोई इलाका है?
जी यकीनन ये अफगानिस्तान में तो कंदाहार में तो ये सारे मौजूद रहे हैं, और फिर ये जब एक हुकूमती तब्दीली वहाँ पे आई है अफगानिस्तान के अंदर तो फिर ये बॉर्डर के इलाकों में आ गए, और फिर खुद बलूचिस्तान के इन इलाकों में खुसूसन जो बलोच अजला है इसमें इतनी गुंजाइश है कि इन रेगिस्तानों में, सहराओं में, उन पहाड़ों में कि ये अपनी ठिकाने भी बना सके, और मोस्टली इनके मुख्तलिफ इलाकों में इनके अपने कैंप पहाड़ों में कायम है। और जाहिर है इससे फिर बाहर से इनको कुमक मिल रही है, इनको माली कुमक मिल रही है और तकनीकी इनको इमदाद मिल रही है। और फिर तशवीशनाक बात इसमें यह है कि इसमें ईरान के हुदूद इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं कि कई ऐसे लोग जो इस वक्त भी ईरान के अंदर मौजूद है। और फिर देखें इसमें कि जब कराची में ऑपरेशन हुआ लियारी गैंग के खिलाफ, तो उस गैंग से वाबस्ता अफराद भी इस वक्त ईरान के अंदर मौजूद है। तो इसको सफारती सतह पर ये उठाना चाहिए इस मसले को भी कि हालांकि इसमें अगर नदीम साहब ये भी देखें कि पाकिस्तान की तरफ से सरहदों पर गश्त शायद उस तरह ना हो जिस तरह ईरान में है। ईरान ने तो अपनी सरहदों के साथ पक्की सड़कें बनाई है और इसी पे ही उनकी पेट्रोलिंग होती है, वो गश्त करते हैं। जो तो जिस इलाके में ये हमले हुए हैं नौशकी में और पंजगूर में, तो यहाँ पर ये एरिया अभी फेंस नहीं है या है इस साइड पे, ये बॉर्डर से दूर है ये इलाका? देखिए ना, ये बॉर्डर के करीब ही हम समझे, चाहे नौशकी अफगानिस्तान से भी मुत्तसिल है, और फिर इस तरह खारान के कितने किलोमीटर दूर है ये बॉर्डर से? नौशकी और पंजगूर बॉर्डर से कितने किलोमीटर दूर है? और पंजगूर तो बहुत ही ज्यादा ही करीब है। ये गवादर, पंजगूर, तुर्बत, ये इलाके तो ईरान से बिल्कुल ही मुत्तसिल है। यानी वहाँ के कितना फासला है बॉर्डर से? ये तो एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकूंगा, अलबत्ता ये ईरान से करीबी इलाके हैं। करीबी इलाके हैं, सही है। लेकिन क्या उस पे फेंस है? उस साइड डेजर्ट से भी जुड़ा हुआ है ये फेंस है उस साइड पे? यकीनन ईरान की तरफ से फेंसिंग हुई है, लेकिन ये आमदरफ्त तो जारी है। इसमें स्मगलर भी आते जाते हैं, कारोबार पेट्रोल का कारोबार करते हैं, दिगर चीजों के सब्जियां आती है इसी तरह, और बाकी जो बहुत शुक्रिया जलाल नूरजई। मलिका, ये जो सरहद पार वाला चैलेंज है ये हमें सफारती सतह पे भी टेकअप करना पड़ेगा और इस पे पॉलिटिकल लेवल पे भी आप लोगों को इंगेज करना पड़ेगा। ये दोनों तरफ से मामला, अगर जलजई की बात को आप सामने रखें, अफगानिस्तान भी और ईरान भी। जी नदीम साहब, अभी हालिया जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र साहब मोईद यूसुफ साहब अफ़गानिस्तान गए थे, मैं पढ़ रही थी कि वहाँ के प्रेसिडेंशियल पैलेस से उनके एक्टिंग डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो हैं हनफी साहब, वहाँ से स्टेटमेंट इशू हुई थी और बारहा इस बात के ऊपर उन्होंने हमें बावर भी किया है और बड़ी क्लियर तरीके से, शफाफ तरीके से कहा है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन कभी भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। तो वहाँ से हमारे पास ये एश्योरेंस है। लेकिन ऐसे बहुत सारे पाकिस्तान दुश्मन अनासर हैं जो पाकिस्तान की रिलेशनशिप दीगर हमारे जो हमसाय ममालिक हैं उनसे भी ख़राब करना चाहते हैं और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और हम इससे बावर हैं। ऑफ कोर्स इंटेलिजेंस शेयरिंग का एक अमल है। हुकूमत वक्त की जो डिफरेंट एजेंसीज़ हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र साहब हैं, वज़ीर ख़ारजा हैं और जितने भी दीगर हुक्मरान हैं हुकूमत जमात के, वो इससे बावर हैं और जानते हैं, और इसके लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं। टॉप टियर पे जाके आपको मामला तय करना पड़ेगा। मोईद यूसुफ लेवल पे मसला हल नहीं होगा। यहाँ आर्मी चीफ, प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, इनको इंगेज आपको करना पड़ेगा। अताउल्लाह तारड़, आपसे भी मैं इस पे जान लूँ, क्योंकि ये पाकिस्तान की सरहदों के अंदर का भी, सरहद के बाहर का भी मामला है, तो इसके ऊपर क्या करना चाहिए, वे फॉरवर्ड? देखिए, मैं तो गुलाम मुस्तफ़ा साहब की बात से एग्री करूँगा। और देखिए, हमने तो इवन मिसाक़े मईशत की इस मुल्क में बात की, तो ये पॉलिटिकल विल से मामलात चलते हैं और सिविलियन गवर्नमेंट्स को इस पे लीड लेना पड़ती है और अस्करी क़यादत के साथ तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को बैठ के तो आगे वे फॉरवर्ड चॉकआउट करना पड़ता है। तो इसमें मेरा ख्याल है कि ऑपोजिशन ने तो हमेशा वो इन कैमरा ब्रीफिंग हो, जहाँ भी ज़रूरत पड़ी है हम हर जगह गए हैं, मगर अब इसका लेवल रेज़ करने का वक्त आया है। ये बाकायदा टॉप लेवल पे मामलात डील होने चाहिए। और देखिए, मैं जो सूबों की बात कर रहा हूँ ना, आपका जब तक देखिए लॉ एंड ऑर्डर वो सूबाई मामला है, लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ की 18th अमेंडमेंट के बाद जितने भी सूबे के लेवल पे मामलात हैं, आपके सूबों के अंदर अनफॉर्चुनेटली कमज़ोर वज़राए आला मौजूद हैं, उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है और उनकी ना तजर्बेकारी भी आड़े आती है। ये जो मैंने सेफ़ सिटी वाली बात की, आप आज सर्वे करवा लें, लाहौर की सेफ़ सिटी के बहुत सारे कैमरास ख़राब पड़े हैं और पूछने वाला कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल प्रायोरिटीज़ हैं, पब्लिक सर्विस डिलीवरी और ये जो संजीदा मामलात हैं इस पे तवज्जो नहीं है। अभी उस्मान बुज़दार साहब इतनी ख़राब सिचुएशन के अंदर, जब लॉ एंड ऑर्डर भी ऊपर जा रहा है, क्राइम भी ऊपर जा रहा है, टेररिज्म भी उसमें भी सर्ज है,
वो अभी अपने इलाके में कल 7 अरब के प्रोजेक्ट्स अनाउंस करके आए अपने गांव के लिए, जिसकी आबादी चंद हज़ार लोगों की है। तो देखिए, ये प्रायोरिटीज़ तय करना होंगी कि ये जो सूबे के वसाइल हैं, ये मलिका साहिबा सर ज़रूर हिला रही हैं, मगर काइंडली आप चेक कर लें, ये अभी 2 दिन पहले की बात है। वो 7 अरब के मनसूबे अपने गाँव, भारती उनके गाँव का नाम है, उसको बाकायदा वो फंडिंग करके आए हैं। तो बात ये रिसोर्सेज पूरे सूबे के हैं, ये रिसोर्सेज बजाय अपने गांव की सड़क बनवाने के, ये सेफ सिटी कैमरास पे लगने चाहिए, पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए। क्रिएट किया था और होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने इंश्योर किया था कि एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन बन जाए जहां सारी इंटेलिजेंस शेयरिंग हो और उसका तदारुक भी किया जा सके। हमारे यहाँ भी रिसेंटली कुछ डेवलपमेंट हुई है, डीजीआई, ये जो डायरेक्टरेट जनरल है आईएसआई का, वहाँ मीटिंग हुई जहाँ पर ये कोशिश की गई कि बाकी इंटेलिजेंस हेड्स भी उसमें बैठे हों और एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हो। हमें इसको फॉर्मल इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहिए। क्या करने की ज़रूरत है इस पर? देखिए नदीम साहब, देखिए जितनी भी चीज़ों की आप बात कर रहे हैं, ज़ियाउल्लाह लांगू साहब हमारे साथ हैं, पहले उनसे बात कर लें फिर दोबारा। ज़िया साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। आप फरमाइएगा, गुज़श्ता रोज़ के दहशतगर्दी के वाक़यात, इसके पीछे कौन लोग मुलव्वस हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम भाई शुक्रिया। जिस तरह आपको पता है कि गुज़िश्ता 20 सालों से पाकिस्तान में बिलखुसूस बलूचिस्तान में एक दहशतगर्दी चल रहा है, जिसमें 12 दुनिया को सबूत दिया गया है। आप मुझसे ज्यादा इस चीजों को जो है वो करते रहे, रिपोर्ट करते रहे। आपको पता है कि दुनिया को सबको पता है कि हिंदुस्तान का पैसा, हिंदुस्तान का ताकत और अफगानिस्तान की सरजमीन के जरिए दहशतगर्दों के लिए पाकिस्तान के खिलाफ एक पनाहगाह रहा है और एक मुसलसल इस्तेमाल होता रहा है। इसको 12 आलमी दुनिया को कहा गया, लेकिन आलमी दुनिया ने समेत किसी ने इसका हिंदुस्तान से कोई सख्त नोटिस नहीं लिया। तो जब पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान की फोर्सेस ने अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी देकर अपने मुल्क की हिफाजत की, जिससे हमें 70,000 जानों का नजराना पेश कर ज़िया साहब, कल वाले वाक़यात के पीछे भी आप कह रहे हैं कि इंडिया और अफगानिस्तान, इंडिया का पैसा है और अफगानिस्तान की ज़मीन इस्तेमाल हुई है। देखिए, जब ये हुकूमत आ गई, तालिबान की हुकूमत आ गई, तो वो एक हिंदुस्तान का, अफगानिस्तान का एक अपना अंदरूनी मसला था जो उनके लोगों ने और आलमी ताकतों से जिससे मिलकर वो लाए। तो हमारे हमसायों के नाते हम एक दूसरे के मफादात से दूर नहीं रह सकते। तो हमने मरकजी हुकूमत को अपील की, उनके खुद नोटिस में था कि हिंदुस्तान इतना मुलव्विस है, तो अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। तो अभी ये नई गवर्नमेंट आई है, तो उसके बाद ये इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये हुकूमत नहीं आई है, अपने मुल्क में भी अच्छी तरह इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं हुई। मैं समझता हूँ पाकिस्तान के उसके मुताबिक अफगानिस्तान की सरजमीन अभी पहले की तरह इस्तेमाल नहीं हो रहा है, जैसे माजी में होता रहा है। अलबत्ता वो ख़त्म नहीं हुआ अभी तक, उनके असरात वहाँ बाकी है। हमें उम्मीद है कि अफगानिस्तान की हुकूमत ने जो यकीन दहानी कराई है कि उनकी मुल्क को सफाया कर दिया जाएगा। लांगू साहब, क्या ये सूबाई हुकूमत में आप ज़ेरे दाखिला, आपको पता होगा इन ग्रुप्स की बेसिस किधर है, कहाँ पर हैं ये? अफगानिस्तान में बेस है इनकी, कहाँ बेस है? देखिए, ये 20 साल से तालिबान हुकूमत के आने से पहले तक अफगानिस्तान में ये बिल्कुल रहते थे। अफगानिस्तान में इनको हर किस्म की फैसिलिटीज हासिल थी, इनकी फैमिलीज के साथ वहाँ थे। लेकिन अभी वहाँ बॉर्डर तक इनकी बिल्कुल आसानी से रसाई थी। अभी वो पहुंच, वो तादाद उनकी वहाँ नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ मुकम्मल तौर पर उनकी जो है वो गैर मौजूदगी भी वो अभी तक नहीं हुई है। क्या ये इलाका पूरा फेंस नहीं है? इस पे फेंस नहीं लगी हुई, पंजगूर और ये जो नौशकी का इलाका? देखिए, सबसे जो हमें ज्यादा जो बड़ी कदम ली गई है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से और हमारे फोर्सेस को इत्मीनान में लेकर, ये फेंस का जो ये इन्हीं सारी दहशतगर्दी और इन्हीं हमें हमसायों की शिकायत की वजह से। क्या यहाँ फेंस थी या नहीं थी सर? अभी यहाँ तक दहशत जो ईरान में भी कुछ एरियाज पर फेंस रहता है और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर भी कुछ एरियाज पर फेंस रहता है। कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। ज़ियाउल्लाह लांगू साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मलिक ताउल्लाह तारड़ साहब और जनरल गुलाम मुस्तफा, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।